नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र में सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। ये सर्वदलीय बैठक है मराठाओं को आरक्षण देने के विषय पर। सरकार चाहती है कि अगर वो विफल रहे तो अकेली क्यों फंसे, सभी कोई साथ ले डूबे और इसीलिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया है। वैसे जनता को भी सर्वदलीय नेताओं पर भरोसा नहीं रहा है। इसी की वजह है कि बीजेपी के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल पर जिस धनगर समाज के व्यक्ति ने भंडारा यानी कि पीला रंग डाला था, उसे 51,000 रुपए का इनाम दिया गया। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को समुदाय के लोगों ने, मराठा समुदाय के लोगों ने घेर लिया और मराठा आरक्षण की डिमांड की। इससे अधिक मनोज जरांगे पाटिल, जो कि अनशन पर बैठे हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मराठा समुदाय 75 सालों से प्रतीक्षा कर रहा है और अधिक 30 दिन हम प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार के पास सिर्फ 4 दिन का वक्त है, जो करना है सरकार तेजी से कर ले। सरकार है कि उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुला ली है। इस पूरी की पूरी आपाधापी में मराठाओं को आरक्षण कैसे मिलेगा, इसको लेकर अभी भी पशोपेश बरकरार है। प्रॉब्लम इस तरह से है कि सरकारें आईं, सरकारें गईं, लेकिन आरक्षण का मामला सुलझ नहीं पाया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने मीडिया में अपने आप को डिफेंड करने की भरपूर कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं, उन्होंने मीडिया में ये बात कही है कि शरद पवार लगातार 15 वर्षों तक सत्ता में बने हुए थे। इतने वर्षों तक सत्ता में बने रहने के बावजूद शरद पवार जो हैं वो आरक्षण देने में नाकामयाब रहे और अब जब आरक्षण की मांग तेज हुई है तो उसके लिए बीजेपी को दोषी ठहराया जा रहा है। आज इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान मौजूद हैं। विश्वास जी मौजूद हैं। विश्वास जी, इनका परिचय बहुत लंबा चौड़ा है, मैं संक्षेप में बता दूं। उन्होंने कई सालों तक बैंकिंग सेक्टर के एम्प्लॉयज एसोसिएशन का नेतृत्व किया है। अलग अलग विषयों पर, समकालीन विषयों पर वो अखबार में और टीवी चैनल पे बात करते रहे हैं और आज वो हमारे शो पे आए हैं। विश्वास जी, आपका स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस समय तमाम दल के नेता जो हैं वो घेरे जा रहे हैं। क्या लोगों का सरकार पे से, नेताओं से विश्वास हट गया है या निशाने पर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही है? आरक्षण का मुद्दा कभी भी आसान नहीं था पिछले 75 सालों में। थोड़ी एक बैकग्राउंड देखने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल आरक्षण अनुसूचित जाति और समुदाय इनके लिए है। आगे बढ़ते बढ़ते ओबीसी के बारे में हुआ और इन सब के बारे में एक कानूनन प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे प्रावधानों पर ठप्पा लगाया है। आज की तारीख में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देना सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ कानूनबद्ध प्रावधान है उसको संदर्भ में रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए नामुमकिन है। ये बात पहले तमिलनाडु में साबित हो गई है। यही बात पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र में जो मराठा आरक्षण का आंदोलन चला, ओबीसी आरक्षण का आंदोलन चला, उस वक्त भी
हमारे हिस्से का आरक्षण आप मराठाओं को मत दो, ये बात भी चली। मराठाओं का आरक्षण जरूरी है कि नहीं, मैं खुद मानता हूं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के जो मराठा है उसमें से जिनका इनकम सोर्स बहुत सिंक्रोनाइज हुआ है, कम हुआ है, और वो ज्यादा गरीब मराठा है, ये मैं मानता हूं। इसलिए आरक्षण की जरूरत है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि इकोनॉमिकली देखा जाए तो जब तक एक रोटी का सवाल है, रोजगार का सवाल है, रोजगार ही पैदा नहीं होते इस इकोनॉमी में, लिबरलाइज इकोनॉमी में, तो उसमें कम रोजगार जो पैदा होते हैं उसमें से आरक्षण रखना किसी भी जाति समुदाय के लिए मुश्किल बात है। और इसलिए हम ये देख रहे हैं कि एससी और एसटी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसको भी दबाया जा रहा है, जिसके लिए आज बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और अभी आरक्षण मांगने वाले कोई भी तबके हो, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो ओबीसी हो, या धनगर हो, या माड़ी हो, कोई भी हो, इनके बारे में सारे पॉलिटिकल पार्टीज ये घेरे में आते हैं, क्योंकि उनको आरक्षण देना नामुमकिन है। क्योंकि सत्ता में तो बैठ सकते हैं, लेकिन आरक्षण देने की बात आ गई तो सुप्रीम कोर्ट का पैरामीटर्स और इकोनॉमिक सिचुएशन, ये दोनों पॉलिसी मैटर्स जो सत्ता में बैठता है उसको नजरअंदाज करके नहीं चलेगा। क्योंकि वहां पे बैठी हुई जो ब्यूरोक्रेसी है, वो ब्यूरोक्रेसी उस पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिशियन को कुछ भी नहीं करने दे सकती है, ये आज के हालात में। अब इसलिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसे चंगुल में फंसे हैं, वो एक दूसरे पे आरोप करते रहेंगे। और इसीलिए अब जब माहौल गरमाया गया है फिर से एक बार मराठा के बारे में, तो सत्ता में बीजेपी बैठी है, लेकिन पिछले बार महाविकास आघाड़ी और उसके पहले युति गवर्नमेंट थी, तब ये मराठा का आरक्षण किसने गरमाया था? आपको याद होगा, छत्रपति संभाजी महाराज से लेके ये नारायण राणे के नीलेश राणे, ये सब लोग मिलके इन्होंने आजाद मैदान में 2 लाख लोगों का एक बहुत बड़ा मेलावा किया था। महाराष्ट्र के पूरे लोग आए थे। उसके पहले महाराष्ट्र के हर तालुका और डिस्ट्रिक्ट में ऐसे बड़े बड़े सम्मेलन हुए थे। और मैं समझता हूँ इतना बड़ा मोबिलाइजेशन महाराष्ट्र में किसी ने नहीं देखा होगा, उतना मराठाओं के आरक्षण के लिए हुआ। लेकिन सारे पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्टरनेटिवली सत्ता में आए, लेकिन कोई भी सुप्रीम कोर्ट के इस जो पैरामीटर्स है, लीगल पैरामीटर्स, उसको क्रॉस करने के काबिल नहीं है। और उनकी इच्छा शक्ति होते हुए बेगर भी वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए फिर अभी क्या पहल है, चलो सब मिलके एक निर्णय लेते हैं, किसी को डेबिट ना हो जाए और किसी को क्रेडिट ना हो जाए। सब मिलके अगर हो सकता है तो इस मामले को आगे ढकलने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए इसको गरमाया गया है। अब वो अभी सबके ऊपर आ गया है, इसलिए सब लोग बैठेंगे और इसको कैसे पोस्टपोन किया जाए यही बात वो डिस्कस करेंगे। ये मेरी एक उसके ऊपर टिप्पणी है। पोस्टपोन्ड किया जाए, इतने सालों से पोस्टपोन्ड करना, यही एकमात्र जो है रास्ता जो है वो दिख रहा है। सरकार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि समय इसीलिए मांग रही है ताकि बेहतर बहाने बनाए जा सके। मामला ये है कि जैसे भूखंड का श्रीखंड, एक बार भूखंड चला गया तो वापस नहीं मिलता, वैसे ही एक बार 50% आरक्षण को टच कर गए तो नया आरक्षण आखिर आप लाएंगे कहां से? और डिमांड जो है वो डिस्पैरिटीज की वजह से लगातार बढ़ रही है। क्या मराठाओं का आरोप सही है? सारी की सारी पार्टियां जिम्मेदार है या सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है? आपकी क्या राय है? जो कैमरा थोड़ा सा आपका झुक गया। ठीक है जी हाँ। देखिए, सवाल ये है कि हाँ, विश्वास जी, हर समाज मैं घटक, सवाल एक बार फिर से दोहराऊं या आपको सवाल सुनाई नहीं दिया? नहीं मैं सुनाई दिया है मुझे। सवाल ये है कि महाराष्ट्र में हो या किसी भी राज्य में हो, ओके। जो आरक्षण की मांग करते हैं वो मांग किस ढंग से उठाई जाती है, कौन से हालात में उठाई जाती है, ये अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वहां पे एक राजनीति होती है। और महाराष्ट्र में जो मराठों की राजनीति जो है, तो मराठा तो सत्ता में थे, लेकिन ये जो लीगल पैरामीटर्स है उसके आगे जाके मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो इकोनॉमिक पैरामीटर्स भी है। मैं ये कह रहा हूँ रोजगार पैदा करने की क्षमता आज इस देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, वो सत्ता में हो या नहीं हो, वो केंद्र में हो या राज्य में हो,
रोजगार पैदा करने की कौन सी पॉलिसी उनके पास है? कोई भी नहीं है। तो फिर रोजगार ही पैदा नहीं होता है और कम रोजगार पैदा होते हैं, तो उसमें किसको 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 आरक्षण देंगे? और वो 50% वाला जो यार्डस्टिक है, पैरामीटर है, उसको तोड़ने की हिम्मत किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हो सकती है। इसलिए ये मामला पेचीदा है। सवाल किसने खड़ा किया है? जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करते हैं, हर स्टेट में उसका एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होता है। महाराष्ट्र में ये बात आप शायद 2010 के बाद देखते होंगे कि ये बात मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण, मतलब एससी एसटी आरक्षण तो सब जगह कॉन्स्टिट्यूशन देना पड़ता है, दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके आगे ये जो पॉलिटिकल है, ये परसेंटेज है 74% वाला मामला है और 50% का यार्डस्टिक क्रॉस करना किसी को पॉसिबल नहीं। तो वोट बैंक, अपने अपने वोट बैंक इन्होंने खड़े कर दिए और ये वोट बैंक के लीडर और जो लीडर नहीं है, जैसे मनोज जरांडे, ये कहां से आए मालूम नहीं, किसने उनको खड़ा किया ये मालूम नहीं। अचानक जैसे अन्ना हजारे एक व्यक्ति अचानक महाराष्ट्र में एंटी करप्शन मूवमेंट के एक लीडर बन गए, वैसे आज मराठाओं के आरक्षण के लिए जरांडे इज ए स्पोक्स पर्सन। ये मुद्दे की बात है। आदमी तो मिलते रहते हैं, लेकिन कौन मुद्दा गरमा रहा है? आज बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए थे पिछले 20 साल में, कांग्रेस और राष्ट्रवादी या कोई भी सत्ता में हो उनके खिलाफ, वो सारे मुद्दे अब उनके खिलाफ वो सत्ता में आने के बाद और केंद्र में सत्ता में आने के बाद वही मुद्दे किसी को भी आगे करके उठाए जा सकते हैं। ऐसे ये हालात पैदा हो गए। इलेक्टोरल माहौल में ऐसे मामलों पे डिस्कशन करना और डिसीजन लेना ये बहुत मुश्किल बात है। जो डिसीजन लेगा वो फंसेगा। इसलिए इस हालात को कैसे टाला जाए, इसी की बात होती रहेगी। मैं समझता हूं जब तक रोजगार पैदा करने की बात नहीं होती इस इकोनॉमी में, जो आज के हालात में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करती है, हाउ टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में आप छेड़ो बात, कोई छेड़ता नहीं है। जब रोजगार नहीं पैदा करोगे, मैं एक और उदाहरण देता हूँ। जो अपनी जो रोटी होती है ना, रोटी की साइज जब तक नहीं बढ़ाओगे तब तक आप रिजर्वेशन देने के बाद भी हर एक को कितनी रोटी मिलेगी खाने को, वो एक सवाल है ना। तो रोटी की साइज नहीं बढ़ती है और जो छोटी रोटी है उसमें आप टुकड़े कर रहे हो, तो अंतिमतः समाज में आप उकसा तो सकते हो लेकिन शांत नहीं कर पाओगे। रोजगार पैदा किया बगैर रिजर्वेशन की बात ये फालतू है और वो संकट पैदा करने वाली है, वो असंतोष पैदा करने वाली है। कुछ वोट्स आप बटोर सकते हो लेकिन समाज में अशांतता कायम रहेगी, क्योंकि इकोनॉमी आप देखोगे नहीं बढ़ रही है, रोजगार नहीं बढ़ रहा है, लोग भूखे हैं। जात आपकी कोई भी हो, नीची हो या ऊपर वाली हो, आपके पास रोजगार नहीं है। जी विश्वास जी, आपने तो मुद्दे की बात कह दी। रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ी हुई है और इसीलिए ये सारे मुद्दे जो हैं वो एक बार फिर असंतोष बनकर आ रहे हैं। कोई भी आंदोलन होता है तो आंदोलन के लिए एक वजह नहीं होती, कई सारी वजह होती है और वो जो कई सारी वजह होती है वो सब की सब एक बन जाती है, आंदोलन का शक्ल रहती है, आंदोलन का स्वरूप ले लेती है। आप हमारे शो में आए, आपने अपने विचार हमारे दर्शकों के सामने रखे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में सर्वदलीय बैठक होने जा रही है, लेकिन जैसा कि विश्वास उत्तगी जी ने बताया, ये बैठक आरक्षण कैसे मिले इसके लेकर नहीं, बल्कि आरक्षण कैसे बहाना बनाकर डिले किया जाए, कैसे, इसको लेकर होगा। विपक्ष जो है वो कोशिश करेगा कि कैसे न कैसे सरकार को फंसाया जाए। सरकार कोई ना कोई ऐसी कोशिश करेगी जिससे वो ये साबित कर सके कि विपक्ष की वजह से आज के हालात पैदा हुए हैं और इसी बीच एक पूरा का पूरा समुदाय दो चक्की के पत्थर के बीच में पिसता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो में हुई बातचीत पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।